तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। और जिसने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा उसको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तक पूरा खत्म कर दिया था। जिसने नहीं देखा, जाओ ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर के उसे टैप करो और जाके वो लेक्चर देख के आओ। और जिसने वो लेक्चर देख लिया है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार अपना आज का टॉपिक तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तुम्हें को थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। रेस्पिरेशन होता क्या है? हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोसेस है, जो सेल्स के पास आया है वो आया है C6H12O6 ग्लूकोज। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे सेल्स क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और क्या क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, वाटर बना देते हैं और एनर्जी बना देते हैं। अब ये एनर्जी बॉडी में कैसे बनती है, कैसे स्टोर रहती है, सारे हम लोग पिछले रेस्पिरेशन के बेसिक्स के लेक्चर में कर चुके हैं। वो थोड़ा देख आना, वरना ये चीज़ तो सर के ऊपर से जाएगी कि भाई ये चीज़ें बनी कैसे है। ओके, तो इसी के साथ अब हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करने लगे कि ये जो एनर्जी है वो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे बनती है। अब तुम्हें पता होगा ह्यूमन बींग्स के पास भी कैसे सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, एक डेवलप सेल है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या परफॉर्म करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। मैंने तुम्हें बताया था जो डेवलप सेल्स है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। उनका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देता है। बात खत्म। अब तुम कहोगे यार सारा रेस्पिरेशन तो इधर ही पढ़ लिया, ऑक्सीजन ले लिया हमारे सेल्स ने, ग्लूकोज पहले से ही पड़ा होता और ये बना दिया, एनर्जी बन गई, रेस्पिरेशन खत्म, और चाहिए क्या? अब देखना, रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है हमारा ग्लूकोज और दूसरा हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे 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 एक बच्चे को शांत बैठने के लिए किसकी जरूरत होती है, पापा की ना। वैसे इस ग्लूकोज को टूटने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। और रेस्पिरेशन प्रोसेस ही यही होता है कि ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और एनर्जी बना देते हैं। हमारे कोर्स में तो अभी तक इतना ही है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं होता क्योंकि हमें बैक्टीरिया और यीस्ट के बारे में नहीं पढ़ना। जिसने लास्ट वीडियो देखी सबको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ दो चीजें चाहिए हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ह्यूमन बॉडी के पास ग्लूकोज तो पहले से ही है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस से हमारे पास आ चुका था, है ना। हमने खाना खाया था, डाइजेस्ट हुआ था, पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सब याद होगा तुम्हें, होशियार हो तुम, सारी वीडियो देख के आए हो। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास हमारी बॉडी के पास आ चुका है, किस प्रोसेस से, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। अब हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन को। हमारे सेल्स के पास ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया तोड़ने के लिए, ये तो सोचा ही नहीं, ये ऑक्सीजन कहाँ से घुसपैठ कर गया हमारे सेल्स के अंदर, ये ऑक्सीजन आया तो आया कहाँ से। बस हमें यही देखना है कि हमारे सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्लांट्स के पास ऑक्सीजन आता है बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू अंदर जो प्लांट की लीव्स है उसके अंदर क्या एंटर कर जाता है, ऑक्सीजन एंटर कर जाता है, जिस वजह से जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको तोड़ करके वो एनर्जी बना देता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोमेटा थोड़ी है, ये थोड़ी मेरी स्किन के ऊपर ये स्टोमेटा लगे हुए, यहाँ से ऑक्सीजन आई और घुस गई, ना ना ना, मेरी स्किन से ऑक्सीजन थोड़ी एंटर करती है, मेरे पास तो स्टोमेटा ही नहीं है, मैं कैसे ऑक्सीजन को लेता हूं। तो हमारी बॉडी के पास, ह्यूमन बॉडी के पास ऑक्सीजन आती है थ्रू देयर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या चीजें आती है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिस वो ऐसा क्या सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रही है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। ये पढ़ना है हमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो यार तुम्हारे को ना सामने एक डायग्राम सा दिखाई दे रहा होगा, तुम थोड़ा बहुत जानते भी होगे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, नाक से तो कोई खाना खाता नहीं। नाक से खाना खाते हैं लोग, कैसे लगेंगे, देखो, नाक से तो कोई खाना खाता नहीं, मुंह से खाते हैं सबके सब। अब मुंह से खाना खाने के बाद वो जाता है हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद जाता है स्टमक में। खाने का अपना एक रास्ता है अपनी बॉडी के अंदर, ऐसे ही हवा के लिए भी एक रास्ता है। अब जैसे हम लोग खाना सिर्फ मुंह से खा सकते थे, ये तो नहीं है कि हवा सिर्फ सांस जो है नाक से ले सकते हैं, नहीं, मुंह से भी ले सकते हैं। तो हम लोग अपने मुंह और अपनी नाक से सांस लेते हैं, दोनों की दोनों जाके हमारे गले में, गले में क्या होता है क्या नहीं होता वो सब बताऊंगा। फिर जाता है विंड पाइप में, विंड पाइप से जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, ये लंग्स वाला जो ट्रैक है ना, ये होता है हमारी हवा के लिए। और हमें ऑक्सीजन ही तो अपनी बॉडी तक पहुंचानी है, हमें ऑक्सीजन ही तो अपनी बॉडी तक पहुंचानी है। तुम इस प्रोसेस को कहते हो ब्रीदिंग। कुछ कुछ लोगों को ना पहले से डाउट रहता है कि रेस्पिरेशन को जो हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं ना, कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना ना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमारे सेल्स के पास पड़ी हुई से ग्लूकोज से
ऑक्सीजन देना और उससे एनर्जी निकालना। और ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करना या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन नॉट अ होल रेस्पिरेशन। अभी हम लोग डिफरेंस आगे देख लेंगे, थोड़ा सा मैंने लिख के रख रखा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा छोड़ते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ से घुसी, नाक से घुसी, नाक से घुसी, किससे, नोज से एंटर हुई, फिर कहाँ जाएगी, मेरे फेरिंग्स में जाएगी। अभी हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर हमारे पास विंड पाइप आएगी, फिर हमारे पास लंग्स आएंगे। एक एक चीज को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो मैं यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है O2 है, ये हमारे सेल्स तक पहुंचती है, तो पहुंचती कैसे है ये तो पता ही नहीं। चलो, जो खाना था वो हमारे सेल्स के पास न्यूट्रिशन से पड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो को हम लोग थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। तुम्हारे को तुम्हारे सामने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहले मैंने लिख रखा है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स होते क्या है, नोस्ट्रिल्स ये वो ओपनिंग होती है जहां से हमारी हवा एंटर करती है। मोस्टली ना हम लोग ना नाक से ही सांस लेते हैं, जब बिना सोचे समझे सांस लेंगे ना तो नाक से ही लेनी पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा भागते समय, तब हम लोग मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, जब कोई एनर्जेटिक काम कर रहे हो। मोस्टली हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं। तो हवा एंटर कहाँ करती है, हमारे नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल्स ये नाक की ओपनिंग जो होती है। उसके बाद आता है हमारा नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर यहाँ से यहाँ तक चलता है, जो नाक के पीछे का रास्ता है, ठीक है। इस नेसल चैम्बर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं नेसल हेयर। नेसल हेयर्स, नेसल हेयर्स क्या होता है, मतलब पता भी होगा, हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, जैसे ही कोई हवा हमारी नाक के अंदर एंटर कर रही है ना, उस हवा के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज है, ये नेसल हेयर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस हवा के अंदर की जितनी भी इंप्योरिटीज है, ये नेसल एयर क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अंदर क्या भेजते हैं, क्लीन एयर भेजते हैं। अब यहाँ से हमारी क्लीन एयर जाने लग गई नेसल चैम्बर के बाद। सबसे पहले वो कहाँ आ गई, फेरिंग्स के अंदर आ गई। नेसल चैम्बर के बाद वो कहाँ आ गई, फेरिंग्स में आ गई। अब इस फेरिंग्स का क्या काम है, ये फेरिंग्स क्या करेगा, ये फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज हमारे फूड के लिए और हमारे हवा के लिए। यहाँ से हमारा जो मुंह और नाक है, दोनों के दोनों एक पाइप से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड फूड। हमने ये चीज उसमें भी पढ़ी थी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, हवा आ गई। हवा फेरिंग्स के बाद जाती है लेरिंग्स में। व्हाट इज लेरिंग्स, लेरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, ठीक है, उसी के रास्ते में पड़ता है। फिर आती है हमारी विंड पाइप। विंड पाइप हमारी क्या होती है, ट्रैकिया। लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और फेरिंग्स हमारा क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर फूड और एयर दोनों जा सकता है। अब क्या होता है, ये जो फेरिंग्स है ना, नीचे जाते जाते दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये जो फेरिंग्स है नीचे जाते जाते दो हिस्सों में बढ़ जाती है। आधा हिस्से में फूड जाता है हमारे स्टमक की साइड पे, और आधे हिस्से में हमारी विंड जाती है, हमारी ऑक्सीजन जाती है। तो जिसके अंदर फूड जाता है उसको फूड पाइप कहा जाता है, जिसके अंदर विंड जाती है उसको विंड पाइप कहा जाता है। फूड पाइप का नाम था ईसोफेगस, विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे यहाँ की विंड पाइप होती है, यहां से हवा होते हुए अब हमारे कहाँ आ गई, वो ट्रैकिया में। विंड पाइप में तो जाएगी हवा, लंग्स को ही तो चाहिए, पेट क्या करेगा, हवा लेके पचाएगा थोड़ी, उसे खाने को डाइजेस्ट करेगा, हवा को थोड़ी। तो वो जो हवा है अब वो जाती है हमारी ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। अब ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग का मतलब क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग का मतलब होता है, कार्टिलेज तो तुम समझते होगे, सबसे पहले तुम्हें कार्टिलेज ही बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ना तीन चीजें होती है, या तो मसल, या तो बोन, या तो कार्टिलेज। फिर से बोलो, या तो मसल, या तो बोन, या तो कार्टिलेज। अब ये क्या है, ये स्किन है, सॉफ्ट है, हमारे अंदर मसल है, जितनी भी सॉफ्ट चीजें उनको मैं मसल से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। दूसरी होती है बोन्स। बोन्स होती है हार्ड, जैसे मेरे अंदर का जो स्कल है जिसको मैं दबा नहीं सकता, वो बहुत हार्ड है, उसके ऊपर की मेम्ब्रेन को दबा सकता हूँ। हाँ, मेम्ब्रेन कह लो, मसल को छोड़ के मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है। ये मेम्ब्रेन को मैं दबा सकता हूँ, अंदर की जो बोन है उसको मैं दबा नहीं सकता। एक सॉफ्ट और एक हार्ड। उसी जगह आती है कार्टिलेज, जो थोड़ी सी ना मतलब मिडिल में होती है, ना ही सॉफ्ट होती है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जैसे मेरा कान हो गया, तुम अगर स्कल को देखोगे ना तुम्हें कान की हड्डी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर बोन नहीं होती है, कार्टिलेज का बना होता है। क्या ये मेम्ब्रेन जितना सॉफ्ट है, नहीं। और क्या ये बोन जितना हार्ड है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बीच का ही है, कुछ ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसी कार्टिलेज की हमारी क्या बनी होती है, ट्रैकिया बनी होती है। सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेज से मिल मिल के ना हमारी ट्रैकिया बनी होती है, कुछ ऐसे। अब कार्टिलेज ही क्यों, क्वेश्चन आता है कि कार्टिलेज ही क्यों, क्योंकि कार्टिलेज जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स है ना, वो प्रिवेंट करती है उस ट्रैकिया के कोलिजन को। कोलिजन से मेरा मतलब क्या है कि मान लो हवा किसी चीज के अंदर से निकल रही है। अब हमारे जो हमने जब इनहेल करा, हवा ली मैंने, मेरी ट्रैकिया के अंदर हवा गई होगी तो ट्रैकिया खुल गई होगी। लेकिन अगर ये ट्रैकिया मेम्ब्रेन की बनी होती
ये ट्रैकिया सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती तो जब हवा इसमें से बाहर आती है ना तो ये सिकुड़ जाती, कोलैप्स कर जाती। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे एक बलून है, मैं बलून के अंदर से अगर हवा खींचूंगा तो वो चिपक नहीं जाएगा। खुद सोचने की कोशिश करो, अब उसके अंदर हवा नहीं है वैसे भी, अगर मैं उसके अंदर से और हवा खींच रहा हूँ तो क्या बलून की जो दीवार है वो चिपक नहीं जाएगी, बलून की जो वॉल्स एक साथ वो नहीं कर जाएगी कोलैप्स। सेम चीज ट्रैकिया के साथ हो जाती है अगर वो मेम्ब्रेन की बनी होती। मेम्ब्रेन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, जब उसके अंदर से हवा निकलती ना बाहर की साइड पे तो क्या कर जाती, कोलैप्स कर जाती, चिपक जाती, और जब चिपक जाती तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती। इसीलिए हमारी जो ट्रैकिया वो किसकी बनी होती है, हमारी ट्रैकिया बनी होती है कार्टिलेज रिंग्स की, और कार्टिलेज थोड़ी सी हार्ड होती है, इसी वजह से वो कोलैप्स नहीं करती। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट कोलिजन इन ट्रैकिया। एक दूसरे की जो ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है उनके कोलिजन को प्रिवेंट करती है हमारी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। बात क्लियर है। अब ये हमारी हवा जो है वो आ चुकी है ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया के अंदर अब ये जो ट्रैकिया है ना वो नीचे जाके दो हिस्सों में और बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता ही विंड पाइप तो एक ही है और लंग्स तो दो है। विंड पाइप तो एक ही है और लंग्स तो दो है, हवा तो दोनों को बराबर देनी है, तो ट्रैकिया नीचे जाके दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है जिनको कहा जाता है ब्रोंकाई। नाम बहुत सारे, देखो नाम तो याद करने पड़ेंगे, नाम का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ वहां पे क्या क्या हो सकता है, लेकिन हर चीज को अलग अलग नाम देना जरूरी है और नाम याद करने पड़ेंगे, मस्ट है। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया तुम नीचे जाके देख रहे हो, एक यहाँ पे बढ़ गई, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी निकल गई होगी कुछ। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है ब्रोंकाई। जो फर्दर डिविजन होती है ट्रैकिया की उनको कहा जाता है ब्रोंकाई। अब हवा क्या करती है, थोड़ी सी चली जाती है इस ब्रोंकाई के अंदर और थोड़ी सी चली जाती है इस ब्रोंकाई के अंदर। और क्या होता है, अब ये ब्रोंकाई भी ना आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स में, रूट्स कह सकते हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब एक बात बताओ, मान लो जैसे एक पत्ती है, ये मेरे पास क्या है, लीफ है। जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था मैंने तुम्हें क्या बताया था, पीछे से तो आती एक ही ब्रांच है, लेकिन जैसे ही ये लीफ के अंदर आती है ना, यार ये बड़ा अच्छा एग्जांपल मिला, तुम्हारी कसम मजा सा आ जाएगा तुम्हें। मान लो मेरे पास एक पौधा है, इस पौधे के अंदर पानी आ रहा है, जैसे मेरी ट्रैकिया के अंदर हवा आ रही है, अब इस पौधे को हर एक पत्ती को पानी देना, तो ये क्या करता है, ये अलग अलग फर्दर स्टेम्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। जैसे ये छोटी छोटी स्टेम्स के अंदर डिवाइड हो गया जिनको हमने ब्रोंकाई कहा है। उसके बाद जैसे ही ये ब्रोंकाई लीफ के अंदर एंटर कर, मतलब जो भी हमारे पेटियोल है, मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देके समझा रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ पर तुम देखोगे छोटी छोटी रूट्स में और डेवलप हो जाए, वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूरी लीफ तक पानी पहुंचाना है। ऐसी ही सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, ये जो ब्रोंकाई है ना वो छोटे छोटे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, क्योंकि इनको हवा लंग्स के कोने कोने तक पहुंचानी है। आज दिल्ली में पानी घर में कोने कोने तक है, बिजली कोने कोने तक आनी भी चाहिए, आती तो है नहीं। ओए उस टॉपिक पे बात नहीं करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि हमारा ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है काम कैसे करता है। अब जितनी भी ऑक्सीजन थी ना वो हमारे लंग्स तक जा चुकी है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं क्या वो सारी ऑक्सीजन होती है? आसपास का एनवायरमेंट में इतनी सारी गैसेज है, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही घुसती है अंदर और कोई गैस नहीं घुसती? तो यार इसका ना सिंपल सा रूल है, जो भी हम लोग एयर इनहेल करते हैं ना वो रिच इन ऑक्सीजन होती है। रिच इन ऑक्सीजन से मेरा मतलब क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा होती है, बाकी सारी गैसेस भी होती है पर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो जो भी हम लोग हवा इनहेल करते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होती है, और वो रिच इन ऑक्सीजन जो एयर है वो अब हमारे लंग्स के कोने कोने तक पहुंच चुकी है बाय ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हमारी वो जो हवा है लंग्स के कोने कोने तक पहुंच जाती है। सबसे पहले नोस्ट्रिल से एंटर हुई, नेसल चैम्बर में आई, नेसल चैम्बर के अंदर नेसल हेयर्स थे, नेसल हेयर ने क्या करा, उस हवा को क्लीन करा, फिर वो हवा फेरिंग्स के अंदर है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स से वो हवा गई हमारे लेरिंग्स के पास, हमारे वॉइस बॉक्स के पास, फिर वो लेरिंग्स के बाद गई हमारे विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप इज अ ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, जो क्या प्रिवेंट करती है, उस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। फिर वो ट्रैकिया जाके दो फर्दर डिविजन हो गई ब्रोंकाई के अंदर, जो एक गई लेफ्ट लंग के अंदर, एक गई राइट लंग के अंदर, और वो हवा जब डिवाइड हो गई आगे जाके वो जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ताकि जो हवा है वो लंग्स के कोने कोने तक पहुंच पाए। यहां तक की बात उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी। अब क्या होता है, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना इनके एंड में क्या होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। अब ये एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई तुम्हारी इस पूरे कहानी का सुपर हीरो है, शक्तिमान है। ये पूरी कहानी का क्या है, शक्तिमान, शक्तिमान। क्यों शक्तिमान है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब हमारी बॉडी तक तो आ गई,
लेकिन हमारी बॉडी को अब क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना उसको ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। जो लंग्स का मेन फंक्शन है ना गैसियस एक्सचेंज का हमारी बॉडी के अंदर, वो कर रहा है ये। अब ये ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, कहाँ से आई, सब कुछ देखेंगे। बस ये मानो अभी इस एल्वेलाई ने, ये जो छोटे छोटे इसके एंड में लगे हुए हैं, क्या करा, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन ले ली और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन दे दी। अब क्या इस एल्वेलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ गई? बिल्कुल सही, अब इस एल्वेलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और जिस रास्ते से हमारी ऑक्सीजन अंदर एंटर करी थी उसी रास्ते से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये शक्तिमान, अगर ये नहीं होगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लो अब हम लोग तुम्हारे सामने ले आए हैं हमारे पूरे लंग्स के अंदर का सिस्टम। मान लो पूरा पीछे लंग है, हम लोग लंग्स के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आ रही है हमारी पीछे से ब्रोंकियोल्स। ये क्या आ रही है? ब्रोंकियोल्स की ब्रांचेस, जिसके एंड में क्या कनेक्टेड है? हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता क्या है? एल्वियोलाई हैव अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। अब इनका सरफेस ना थोड़ा सैक लाइक होता है, सैक मतलब थैली जैसा होता है। या कभी कभार क्वेश्चन भी आता है, व्हाई एल्वियोलाई हैव अ स्ट्रक्चर लाइक विली। विली जैसे स्ट्रक्चर क्यों होते हैं इनका? थोड़ा सा यू शेप्ड क्यों होता है? विली का भी यू शेप्ड होता है ना, इनका भी यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा उठा हुआ से क्यों होता है? ताकि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए। अब तुम एक बात बताओ, अब मैं इसके ऊपर पानी ज्यादा फेंकूंगा तब ज्यादा इसके ऊपर पानी आएगा, या इसके ऊपर फेंकूंगा तब आएगा? इसके ऊपर आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोई चीज ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। मैं अगर एक मान लो पोछा मार रहा हूँ, वैसे तो हाँ मैं घर में डेली पोछा मारता हूँ। अब मान लो मैं घर में पोछा मार रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उस पोछे को ऐसे बिल्कुल दबा करके मारने की कोशिश करूंगा तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत कम कम पानी, मतलब बहुत धीरे धीरे पोछा लगेगा। उसी जगह मैं पोछे को खोल दूं पूरा और ऐसे जाकर जमीन पे मारूं और फिर खुले पोछे को मारने लगूं तो ज्यादा पोछा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी चीज ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पर इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, बाहर से जो हमारे लंग्स के अंदर ब्लड है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर आ रही है ये ब्लड वेसल्स, जिनके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिनके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये उन ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और उनको क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर CO2 और O2 का एक्सचेंज जो है वो होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। एल्वियोलाई CO2 ले लेता है ब्लड से और उनको क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, एल्वियोलाई इज स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अब क्या होता है ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट? मैंने तुम्हें बताया तो नहीं होगा, चलो मैं अब बता देता हूँ। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है। अब मैं तुमसे बोलूँ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है सबसे छोटी चीज़ बताओ जिससे मिलकर बनी हो। तुम बोलोगे ईंट है, कोई बोलेगा मिट्टी है, क्योंकि ईंट भी तो मिट्टी से बनती है। तो तुम बोलोगे ईंट है या मिट्टी है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर वो पूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है। तो मैं क्या बोलूँगा, वो जो एक ब्रिक है ना, वो जो एक ईंट है, वो उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर यूनिट है। मतलब सबसे ऐसी छोटी चीज़ जिससे वो पूरी बिल्डिंग मिलके बनी हुई है। सबसे छोटी ऐसी चीज जिससे वो बिल्डिंग मिलके बनी हुई है। और मैं उससे बोलूं कि उस बिल्डिंग के अंदर काम कौन कर रहा है, जैसे वो ऑफिस है उसके अंदर स्टाफ जो है वो वहां पे काम कर रहा होगा, उस बिल्डिंग को चला रहा होगा, सारा काम कर रहा होगा, तो उस बिल्डिंग की फंक्शनल यूनिट वो स्टाफ होगा। कोई भी सबसे छोटी ऐसी चीज जिससे कोई चीज मिलके बनी हो वो उसकी स्ट्रक्चर यूनिट होती है। जैसे सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट और स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स सबसे छोटी चीज जिससे मिलके बने होते हैं वो सेल्स होते हैं और लिविंग बींग्स के अंदर सारे काम करने वाले सेल्स होते हैं। सबसे छोटी चीज जो हमारी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही होगी वो उसकी फंक्शनल यूनिट है, और जो सबसे छोटी चीज जिससे वो स्ट्रक्चर मिलके बना हुआ है वो उसकी स्ट्रक्चर यूनिट है। स्मॉलेस्ट थिंग जिससे वो चीज बनी हुई है वो स्ट्रक्चर यूनिट, जो स्मॉलेस्ट थिंग जो उसके अंदर काम कर रही है वो फंक्शनल यूनिट। तो एल्वियोलाई क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एल्वियोलाई से मिलकर पूरा लंग्स बना होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लंग्स का जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई ही लंग्स के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज का काम कर रहा है। यानी कि लंग्स का काम भी कौन कर रहा है? एल्वियोलाई कर रहा है। तो एल्वियोलाई इज ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। उम्मीद है तुम्हें इतनी बात क्लियर होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर दोबारा रिपीट करो और ध्यान से सुनना। 2-3 बार सुनोगे ना तो समझ में आएगी, फील होगी ये चीज़, ठीक है। अब इनने क्या करा, ये एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन दे दी हमारे ब्लड को और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली उससे। ऐसे नॉर्मली ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फैला नहीं रहता, वेसल्स के अंदर बहता है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन में। अभी बस ये मानो इन्हें क्या करा, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन दे दी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमारे ब्लड के पास क्या है, हमारे ब्लड के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, लेकिन ब्लड को थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो सेल्स को चाहिए। जिनके पास खाना पड़ा हुआ है, ब्लड के पास थोड़ी खाना पड़ा हुआ, खाना हमारे सेल्स के पास पड़ा हुआ है।
बॉडी के सेल्स के पास। तुम बोलोगे यार हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, इन सारे सेल्स के पास सिर्फ आरबीसी को छोड़ के हमारी बॉडी का हर एक सेल खाना बनाता है। तुमने ना सेल चैप्टर के अंदर 9th क्लास में एक छोटी सी टेबल पढ़ी होगी, सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ब्रेन सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे सेल्स हमारे यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। बात क्लियर है? अब हम ये क्या होगा, जितनी भी अभी तक हमने कहानी पढ़ी है ना, अभी बस इतना याद रखो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुका है और कुछ भी नहीं। कैसे आया वो हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, कौन से रास्ते से आता है। अब ये जो हमने पूरा तरीका पढ़ा है ना, इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं इनको हमने प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया और सारे प्रोसेसेस तुम्हारी आंख के सामने लिखा है। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमने सांस ली है ना, ऑक्सीजन इनहेल करिए या हम लोग CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, वो आता है हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, बाहर के रेस्पिरेशन में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग involves both bringing air into the lungs inhalation and releasing air to the atmosphere exhalation। जब हम लोग हवा इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये सब आता है एक्सटर्नल ब्रीथिंग में, जिसको हम लोग देख सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सॉरी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जब हमने हवा को इनहेल कर लिया तो वो हवा कहाँ जाएगी, सबसे पहले जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। ये हमारी हवा यहाँ से इनहेल हुई और जहाँ सबसे एंड में जाके रुकेगी वो हमारे लंग्स हैं, हमारी एल्वियोलाई है। और ये एल्वियोलाई के पास अगला प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर ये लोग ऑक्सीजन दे देते हैं और हमारे ब्लड से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सवाल तो अभी भी यही है, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, मिलेगा जवाब, 2 मिनट रुको, मिलेगा जवाब। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई वॉल्स एंड ब्लड स्ट्रीम टेक प्लेस। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से तुम्हारी कहानी सामने चालू हो रही है कि हमारे ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया। अभी मैंने तुम्हें बताया कि एल्वियोलाई ने हमारे ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अब हमारे ब्लड के पास ऑक्सीजन है, हमारे ब्लड के पास ऑक्सीजन है और हमारे सेल्स के पास खाना पड़ा हुआ है न्यूट्रिशन का, C6H12O6। तो क्या होता है, ये जो ब्लड है ना, ऑक्सीजन को किसको दे देता है, हमारे सेल्स को दे देता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड। हमारे ब्लड और सेल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे CO2 क्यों लिख रखा है, तुम्हें एक बात पता है, जब ये ब्लड मेरे सेल को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अब इस ब्लड ने मेरे सेल को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, इसने मेरे सेल को ऑक्सीजन दे दी। अब ये रेस्पिरेशन करेगा सेल के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब सेल हमारा ऑक्सीजन का यूज करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन्हें ऑक्सीजन का यूज करा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्या बचा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा देगा। और ये सेल क्या करेगा, दोबारा से उस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, ले भाई तू रख, तूने मेरे को ऑक्सीजन दी, मैं तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, ठीक है। सेल्स का क्या मोटो है, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। अब सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी ब्लड को और अब इस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा एल्वियोली के पास, एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, इसको ऑक्सीजन दे देगा, ये ऑक्सीजन फिर लाएगा सेल्स के पास रेस्पिरेशन के लिए, फिर हमारी एनर्जी बनेगी और यही सेम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमने सांस को इनहेल करा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन गया हमारे एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई क्या करेगा, उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा हमारे ब्लड के साथ, वो ऑक्सीजन दे देगा हमारे ब्लड को और ब्लड क्या करेगा, वो ऑक्सीजन दे देगा सेल को और सेल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन का यूज करेगा अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, साथ में वाटर भी बना देगा। वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, वो कैसे निकलता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ब्लड लेके जाएगा, फिर दोबारा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और हमारी बॉडी से एक्सहेल कर देगा। इनहेल करा, ऑक्सीजन गई, एल्वियोलाई ने दिया ब्लड को, ब्लड गया लेकर के सेल के पास, सेल ने फटाफट रेस्पिरेशन करा, एनर्जी बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड दी ब्लड को, ब्लड लेके आया एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई ने वापसी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज दी और अब मैंने जो ऑक्सीजन इनहेल कर दी उसकी जगह मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर पा रहा हूँ। मेरी बॉडी के पास कार्बन डाइऑक्साइड आती सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो है रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर होगी। और यहाँ पे लास्ट प्रोसेस हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसके अंदर C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यार इतनी लर्निंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ये नाम वाम तो याद करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, इंटरनल और सेलुलर, ये 4 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, लर्निंग तो बहुत। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब जो हमारी ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती। जब हमारे एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन दे दी ना ब्लड को, तो ब्लड उसको ऐसे नॉर्मली कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। मान लो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे ही यहाँ से हमारी ऑक्सीजन निकली ना, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर घुल नहीं सकती, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन।
आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के पास होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या काम कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। यहां से क्या आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा, और ये हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, आजा बेटा ऑक्सीजन मेरे अंदर बैठ जा, मैं तेरे को लेके चलता हूँ सेल्स के पास पर। बात क्लियर है? ये है ऑक्सीजन का झूला। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन का झूला, जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके कहाँ चले जाता है, ब्लड सेल्स तक, और ब्लड सेल्स क्या रहा सेल्स तक, हमारी बॉडी के सेल्स तक। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके चला जाता है, हमारे सेल्स तक। हमारे सेल्स के, अब हमारे सेल्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है इजीली बाय द डिफ्यूजन। अब तुम कहोगे डिफ्यूजन से कैसे ट्रांसफर हो सकती है। डिफ्यूजन मैंने तुम्हें एक बार लेक्चर में बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, एक ऐसी जगह से निकल के ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर उसकी वैल्यू कम हो। जैसे मैं कमरे के अंदर भरा पड़ा हूँ, बहुत सारे लोग ही लोग उस कमरे के अंदर, तो मैं निकल के ऐसी जगह जाना चाहूँगा जहाँ पे भीड़ कम हो। हर सब्सटेंस यही कोशिश करता है। मान लो यहाँ पर अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है और यहाँ पर जरा सा भी नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कोशिश करेगा कि यहाँ पर आए। इसी चीज को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब तुम्हें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होगा, जब सेल्स पूरी बॉडी के अंदर है, रेस्पिरेशन पूरी बॉडी के अंदर होगा, पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होगा, लेकिन सिर्फ लंग्स ही एक ऐसी जगह जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाएगा। मान लो ये पूरी बॉडी के अंदर क्या है, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है ना, पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। लंग्स के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा रेस्पिरेशन हुआ होगा। निकल कहाँ से सकता है रेस्पिरेशन, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स से बाहर निकल सकता है, क्योंकि लंग्स के पास एल्वियल है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो जब यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, कम हो गई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाहर वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या देखेगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, मैं यहाँ से निकल के चली जाती हूँ यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे आएगी ये भी बाहर को निकल जाएगी। धोखा होता है इनके साथ थोड़ा सा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ तक तुम्हारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाता है, मोस्टली खत्म हो जाता है। अब पेपर में मोस्टली तुमसे ना थोड़े बहुत डिफरेंस पूछे जाते हैं, यहाँ से वो डिफरेंसेस हम लोग पढ़ने लगे हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिमिलर प्रोसेस और नॉट अ सेम प्रोसेस। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा अलग प्रोसेस है सर। ब्रीथिंग एक तरह से रेस्पिरेशन का पार्ट है, पूरा रेस्पिरेशन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं रेस्पिरेशन बाय ब्रीथिंग कर रहे हैं रेस्पिरेशन, भाई ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ब्रीथिंग टेक प्लेस इन लंग्स, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। हमारे माउथ, फेरिंग्स, लंग्स के अंदर होती है ब्रीथिंग। हवा इनहेल करी, नोज के अंदर गई, मेरी फेरिंग्स के अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, और विंड पाइप के अंदर जाएगी, लेकिन उसके अंदर ट्रैकिया के अंदर जाएगी। लेकिन उसी जगह जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये हमारे कहाँ होता है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होता है। रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, और उसी जगह ब्रीदिंग होता है हमारे माउथ, फेरिंग्स, लंग्स के अंदर, जो ऊपर का सिस्टम है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां पर। ब्रीथिंग इज वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री प्रोसेस। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री वो जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं उनको खुद से नहीं रोक सकता। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं बोलूंगा, मेरा जब मन नहीं करेगा मैं चुप हो जाऊंगा। ये क्या है, एक इन वॉलेंट्री एक्शन है जिसको मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। सांस लेना क्या है, एक वॉलेंट्री है और साथ ही साथ इनवॉलेंट्री भी है। जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं सांस लेना रोक भी सकता हूँ, मतलब 2-3 मिनट के लिए जब मैं बोल रहा होता हूँ या पानी पी रहा होता हूँ या कुछ भी कर रहा होता है, तो मेरे को सांस रोकनी पड़ती है। मैं अपनी मर्जी से सांस रोक सकता हूँ, लेकिन उसी जगह मैं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता, मेरी बॉडी अपने आप दोबारा सांस लेने लग जाएगी। यानी कि ये वॉलेंट्री भी है एज वेल एज इनवॉलेंट्री भी है। मतलब मैं रोक तो सकता हूँ लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक रोक सकता हूँ, फिर मेरी हालत खराब होने लग जाएगी और बॉडी दोबारा अपने आप सांस लेने लग जाएगी। लेकिन उसी जगह रेस्पिरेशन इज अ इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं कल को अपने सेल्स को ऐसा थोड़ी बोलूंगा, ओ भाई चुप हो जा, नहीं आज मत बना एनर्जी मत बना, मेरा मन नहीं है, मेरे सेल्स बात ही नहीं मानेंगे मेरी, है ना। तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और जो हमारा ब्रीथिंग है वो इनवॉलेंट्री के साथ साथ वॉलेंट्री भी है, कभी कभार कंट्रोल भी हो जाता है, पर रेस्पिरेशन कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, उस पर किसी का जोर नहीं है। अब ब्रीथिंग के अंदर जो लास्ट डिफरेंस है, नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस टेक प्लेस। कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। मैंने ऑक्सीजन ले ली, मेरे लंग्स तक चली गई, इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, नहीं। एनर्जी बनेगी रेस्पिरेशन के अंदर, जब वो ऑक्सीजन मेरे सेल्स को मिले, जब प्रॉपर रेस्पिरेशन होगा। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
एटीपी क्या है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ, जाकर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पढ़ाने को यार टाइम लग जाएगा, समझो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा समझाने से। अब क्या होता है, अब थोड़ा तुम्हें उम्मीद है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस पता लग गया होगा, ये पेपर में आता है सीरियसली, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट और आखिरी डिफरेंस आता है हमारी आज की वीडियो का, वो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। जब हम लोग हवा इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग चेंजेस होते हैं, और जब हम लोग हवा एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग चेंजेस होते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे लंग्स के एक तरह से गुब्बारे तो है जिसके अंदर हम लोग हवा भर रहे और निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बस वो एक ऐसा गुब्बारा जो फट नहीं सकता है ना। अब मैं उस गुब्बारे के अंदर हवा भरूंगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और जब हवा खींचूंगा तो गुब्बारा छोटा हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग हवा इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और जब हम लोग हवा एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम लोग इन्हें इस डिफरेंस के अंदर यही पढ़ेंगे, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आता है, और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आता है। जब हम लोग हवा बाहर निकालते हैं तब बॉडी की पोजीशन कैसी होती है, और जब हम लोग हवा इनहेल करते हैं तब बॉडी की कंडीशन कैसी हो जाती है। तो सबसे पहले इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर हवा लेने को इनहेलेशन कहा जाता है, और एक्सपेलिंग एयर आउट ऑफ द लंग इज नोन एज एक्सहेलेशन। हमारी बॉडी के जो लंग्स है उनसे हवा बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है। फिर आता है इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, सांस लेने के लिए मुझे एनर्जी लगती है। जैसे उस गुब्बारे के अंदर अगर मैं हवा भर रहा हूं, हवा भरी वो गुब्बारा फूल गया, क्या मुझे अब एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, लगी। जब मैं हवा डालूंगा तब एनर्जी लगानी पड़ेगी। और उसी जगह अगर मैं उस बलून को ऐसे नॉर्मली छोड़ दूं, क्या मैं कोई एनर्जी के साथ हवा बाहर निकलूंगा, नहीं, मेरे को एनर्जी थोड़ी लगाना पड़ रहा है। जो हवा अंदर भरी पड़ी थी वो अपने आप ही बाहर निकलेगी, मेरे को कोई एनर्जी तो नहीं लगानी पड़ेगी ना। सेम चीज मेरे केस में होता है कि इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनके लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है। सांस लेनी है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन जब मैंने सांस ले ली, मेरे लंग्स के अंदर हवा भर गई, तो उसको बाहर निकालने के लिए मेरे को एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर हवा भरी पड़ी है, अंदर प्रेशर बना पड़ा है, वो हवा अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। तो एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। साथ ही साथ लंग इंक्रीजेस और एक्सपेंड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम लोग इनहेल करते हैं हवा को तो लंग्स फूल जाते हैं, जैसे हम लोग बलून के अंदर हवा भरते हैं वो फूल जाता है, वैसे हमारे लंग्स के अंदर हवा भरेगी तो वो भी फूल जाएगा। और उसी जगह लंग डिक्रीजेस और रिड्यूसेस व्हेन वी आर एक्सहेलिंग। जब हम लोग हवा बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, बलून में से हवा निकाल रहे हैं तो बलून सुकड़ नहीं जाएगा, बिल्कुल सुकड़ जाएगा। सेम चीज लंग्स के साथ होती है, जब लंग्स में से हवा बाहर निकलती है तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। और साथ ही साथ डायफ्राग्राम, ये डायफ्राग्राम क्या है, पूरी वीडियो में नहीं पढ़ा हमने डायफ्राग्राम। मैं तुम्हें बता दूं, लंग्स के नीचे ना एक शीट होती है डायफ्राग्राम की। वो डायफ्राग्राम करता क्या है, मान लो ऐसी सी शीट्स है, थोड़ी सी यू शेप्ड है, एक मसल होती है डायफ्राग्राम की, जो क्या करती है, ये जो लंग्स है ना, अब मैं लंग्स के अंदर हवा भरता जाऊँ, जैसे बलून के अंदर मैं मोस्टली हवा भरता जाऊँ, एक कैपेसिटी तक ही वो हवा सह सकता है, फिर वो बलून फट जाएगा। सेम चीज मेरे लंग्स तक है, लंग्स भी ना एक कैपेसिटी तक ही हवा सह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अब मैं एक लेवल तक ऑक्सीजन इंटेक कर सकता हूँ, उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है ना मेरी बॉडी के अंदर इंटेक नहीं होगी, मेरी हिम्मत ही नहीं बनेगी। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा होता है ऑक्सीजन उसकी वजह से, डायफ्राग्राम की वजह से। क्या होता है, जैसे ही मैं हवा अपने अंदर इनहेल करता हूँ ना, तो लंग्स क्या करते हैं, फूलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं किसी बलून के अंदर हवा भरूंगा तो वो एक्सपैंड करेंगे, वैसे ही मेरे लंग्स भी एक्सपैंड करते हैं। तो लंग्स के नीचे एक मसल होती है, वो होती है डायफ्राग्राम की। जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करते हैं ना, वो डायफ्राग्राम नीचे की ओर जाने लग जाती है, थोड़ी नीचे की ओर जाने लग जाती है, और वो एक लेवल तक ही जा सकती है। जब वो नहीं जा पाती तो लंग्स भी बढ़ना रुक जाते हैं अपने आप, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती। अब एक बॉक्स के अंदर अगर मैं डाल करके उस बलून को फुलाने की कोशिश करूँ तो वो नहीं फूलेगा, क्योंकि आसपास बॉक्स की बाउंड्रीज है, उससे ज़्यादा नहीं फूल सकता। वही डायफ्राग्राम क्या करता है, एक बाउंड्री प्रोवाइड कर देता है लंग्स को, ताकि उनके अंदर ज़्यादा एयर ना आए। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इनहेल करूंगा मेरा डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लंग्स फूले, अभी तक रिलैक्स पड़ा हुआ था, अब वो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ऊपर के लंग्स जो है फूल चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ठीक है। गेट फ्लैटेंड बाय मूविंग डाउन, सीधा हो जाता है, नीचे की ओर मूव करता हूँ। उसी जगह जब मैं हवा एक्सपेल करूंगा, बाहर निकालूंगा, एक्सहेलेशन करूंगा, तो क्या होगा, मेरे लंग्स छोटे होने लगेंगे, और जो इसकी शेप ऐसी थी अब ये दोबारा वापसी रिलैक्स होने लग जाएगा। डायफ्राग्राम रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मूव अप फ्रॉम अ डोम शेप, जब क्या होता है, हम लोग एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राग्राम रिलैक्स होना चालू हो जाता है, ऊपर की ओर मूव होता है, और क्या बना लेता है, डोम शेप। ये डोम शेप भी तो होती है जो करके सी शेप थोड़ी, तो यहाँ पे इन्हें क्या बना लिया, डोम शेप। और जब हमने यहाँ पे ब्रीथ इन करा था, हवा अंदर ली थी, तो क्या हुआ था, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और हमारा डायफ्राग्राम नीचे की ओर झुकने लग जाता है, फ्लैटन डाउन।
उम्मीद है तुम्हें इतनी बात समझ में आई होगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। ये फिर से मेरा दिल मेरा दिल और तुम हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ। ऐसे गाना वाना मेरे को आता नहीं, गाना मेरे बस की भी नहीं। और जिसको भी मैथ्स की वीडियो देखनी हो भाई याद से जाओ, चैनल विजिट करो, तुम्हारी स्क्रीन पे भी वीडियोस आ रही होगी। शिवम बहुत अच्छी वीडियोस डाल रहा है। और साथ ही साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। पढ़ते रहो और आग लगाते रहो। बाय बाय।